आज हम पीछे वाला जो अभी टॉपिक किया था ड्रग्स, उसको पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ड्रग्स बता दिए थे कौन कौन से ड्रग्स आपके एनसीईआरटी में हैं। अब हमें करना है ड्रग्स नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन। ठीक है, आपके ड्रग्स आपको भी पता होगा कि एज अ मेडिसिन यूज होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल्स है LSD। ठीक है, जो ड्रग्स यूज़ होता है और फॉर मेंटल इलनेस एंड इंसोम्निया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ड्रग्स का मॉर्फिन। ठीक है, एज अ पेन किलर यूज़ होता है फॉर द पेशेंट वो अंडरगो सर्जरी। ठीक है, तो आपके ड्रग्स जो है एज अ मेडिसिन यूज़ हो रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट है इसका निकोटीन। ठीक है, निकोटीन आपका टबैको वगैरह में मिलता है। टबैको आपका स्मोक, च्यूड या स्नफ कुछ भी किया जा सकता है। अब मोड ऑफ एक्शन मतलब किस पे वो आपका एक्ट करेगा, तो वो आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज करे। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा इसकी वजह से, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब स्मोकिंग का इल इफेक्ट क्या है, क्या स्मोकिंग इल इफेक्ट है वो देखते हैं। तो सबसे चीज़ पहले कि बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती है, जैसे ब्रोंकिटाइटिस, एम्फीसिया, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेस, गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर जैसे थ्रोट, लंग्स और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स हो सकती है। दूसरा, आपको याद होगा कि हमने 11th में किया था कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, सेम CO2 भी बाइंड होती है। तो ये भी उस टाइम बताया गया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है CO2 की कंपेयर में, और स्मोकिंग में क्या रिलीज होती है, CO2। तो वो अगर आपके बॉडी में जाएगा तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये स्मोकिंग का एक इल इफेक्ट है कि आपकी बॉडी में ये डिफिशिएंसी कर देता है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट आपका आता है ड्रग्स अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़। तो सबसे पहले कॉजेज़ क्या है अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़ के। अब्यूज़ मीन्स कोई पर्सन उसे एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब मेनली ये ड्रग्स अब्यूज़ की स्टार्टिंग मेनली ज़्यादातर एडोलेसेंस स्टेज पे होती है। एडोलेसेंस स्टेज कौन सी होगी, जो 12 से 18 ईयर्स की स्टेज होती है, और वो किसी पर्सन को चाइल्डहुड से एडल्टहुड की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपकी एडोलेसेंस स्टेज कहलाती है। ठीक है, अब बहुत जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो मोटिवेट्स होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल को लेकर ड्यू टू हिज क्यूरियोसिटी या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में। दूसरा, या फिर पीयर प्रेशर होता है, या एकेडमिक स्ट्रेस हो गया, या अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इनको इस तरफ मोटिवेट करती है या लेके जाती है। दूसरी चीज़ कि ये मेनली टू बिकम कूल, मतलब किसी के सामने कूल दिखने के लिए यूज़ करते हैं, या मूवीज़ या टेलीविज़न से मोटिवेट्स होकर अपने आप को इस चीज़ को एक बार यूज़ करना चाहते हैं। तो ये कॉजेज़ हो गए कि कैसे एक एडोलेसेंट पर्सन या चाइल्ड कैसे ड्रग्स की तरफ जाता है। अब नेक्स्ट हो गया कि धीरे धीरे उस अल्कोहल या ड्रग्स को वो बार बार यूज़ करता रहेगा तो वो उसके लिए अडिक्टेड हो जाएगा। तो अल्कोहल ड्रग एडिक्शन में क्या हो गया कि कोई पर्सन ड्रग और अल्कोहल को यूज़ कर रहा है, बार बार रिपीटेडली उसको यूज़ करता गया तो वो उसके अडिक्टेड हो गया। ठीक है, आपका जो एडिक्शन में क्या होगा, एक फिजियोलॉजिकली अटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है, किसी चीज़ के लिए, और आपको वो चाहिए ही चाहिए, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। फिर एडिक्शन में जो कुछ रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उनकी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगी। पहले एक पर्सन थोड़ा लेगा, धीरे धीरे उसकी इंक्रीजमेंट होती जाएगी, तो वो टॉलरेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और वो पर्सन उसको इस तरीके से यूज़ करने लगेगा कि उसे कोई केयर नहीं होगा कि उसे वो चीज़ रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो उसे ये नहीं समझेगा, ना ही उसे अपनी हेल्थ और फैमिली लाइफ के बारे में कोई समझ होगी। बट दे वांट दैट अल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है, टू फुलफिल देयर विश ओनली। ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो गया है, और धीरे धीरे वो उस एडिक्शन से उसकी डिपेंडेंस में हो जाएगा, वो उसके लिए डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, और डिपेंडेंस से वो विड्रॉल सिंड्रोम की तरफ बढ़ेगा। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होगा कि अगर वो उसे चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, तो उसको एंसिस्टी होगी, नोइजिया होगा, स्वेटिंग होगी, शेकीनेस होगी, और कभी कभी किसी कंडीशन में लीथल कंडीशन में हो जाती है। ठीक है, तो
अगर ड्रग्स नहीं मिलेगा तो पर्सन विड्रोल सिंड्रोम की तरह पड़ेगा। और कॉमन सिम्टम्स है जब भी किसी को, जब वो उस चीज़ के लिए एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसे वो नहीं मिलता, तो स्वेटिंग होना, इंसिस्टी होना, नोइजिया होना, शेकीनेस होना, ये केसेस हमें या ये सिम्टम्स पर्सन में ईजिली दिख सकते हैं। ठीक है, अब इफ़ेक्ट क्या आएगा इस ड्रग्स और अल्कोहल की यूज से? जो इमीडिएट इफेक्ट होगा वेंडलिज्म, ठीक है, दूसरा वायलेंस, तीसरा रेकलेस बिहेवियर। ठीक है, धीरे धीरे जो चाइल्ड की एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी वो गिरती जाएगी, पर्सनल हाइजीन्स वगैरह में इंटरेस्ट खो देगा, और ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंज आएगा, वेट लूज होगा, एपिटाइट फ्लक्सेशन होगी। ठीक है, भूख कभी ज़्यादा कभी कम लग सकती है। ठीक है, फिर मेंटल साथ आप इतने सारे इफेक्ट के साथ साथ वो मेंटली, फिजियोलॉजिकली, फाइनेंशियली सब तरीके से भी खराब होता जाएगा, मतलब प्रॉब्लम्स आएगी उसकी लाइफ में, और साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इन केसेस में ज़्यादातर पर्सन को बहुत सी डेडली डिजीजेस होने की भी चांसेस होती है, जैसे एड्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और ये सीधा सीधा आपके उस पर्सन के, उस चाइल्ड के नर्वस सिस्टम या फिर लीवर पे अटैक करेगा। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, उनके इफेक्ट क्या होंगे कि फीमेल्स के केसेस में ले तो मस्कुलिनिटी बढ़ जाएगी, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेशियल हेयर ग्रोथ इंक्रीजेस, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस और डीपनिंग ऑफ वॉइस। मेल की बात करें तो एक्ने, एग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बालनेस। ठीक है, ये हमें इफेक्ट दिखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन पे जो स्टीरॉइड वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे अगर प्रोलॉन्ग इन सामान का, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज करेंगे तो वो पर्सन कोमा या फिर डेथ भी उस पर्सन की हो सकती है। ठीक है, तो इतने सारे इफेक्ट है अगर कोई ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ करता है। नेक्स्ट, अब कैसे इसे प्रिवेंट करेंगे? तो वैसे प्रिवेंट करने के लिए 3-4 फैक्टर्स है या पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला, अवॉइड पीयर प्रेशर, मतलब प्रेशर में आके कुछ ना करो, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हर चीज़ करे। दूसरा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, जो मेनली सिखाई जानी चाहिए बच्चों को, और ये बताना चाहिए कि सक्सेस और फेलियर दोनों इक्वली है। एकेडमिक अगर ड्रॉप परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही तो इस चीज़ की तरह मूवमेंट करने से कोई सोल्यूशन नहीं उसे मिलेगा। तो उसे समझाना होगा सक्सेस एंड फेलियर्स आर इक्वली एक्सेप्टेड। ठीक है, और दूसरी, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट, रीडिंग बेस इंटरेस्ट, ये सब बच्चे में बनाना होगा। ठीक है, हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स, सबसे मेन जो है इसमें प्रिवेंट करने के लिए वो है कि पेरेंट्स और पीयर्स अपनी हेल्प करें। ठीक है, अपनी गाइडेंस दे, अपनी एडवाइस दे, ट्रस्ट करे, ठीक है, बच्चे पे, ताकि वो अपनी स्ट्रेस और गिल्ट अपने पेरेंट्स को बता सके। चौथा है, आइडेंटिफाइज डेंजर सिग्नल, कि अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स को या फैमिली में, तो वो उसे इग्नोर ना करे, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर है क्योर से। अगर हम उसे उसी टाइम क्योर करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो एडिक्टेड की तरफ ना जाए और धीरे धीरे वो क्योर हो जाए। लास्ट है, सीकिंग मेडिकल हेल्प, कि हमें मेडिकल हेल्प उन्हें देनी पड़ सकती है, जैसे साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं जो एडिक्टेड को हेल्प करने में, क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे हो गए अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज़ का। एक बीच में टॉपिक बचा था, दैट इज़ मलेरिया। ठीक है, जो स्टार्टिंग में डिजीज़ करवाई थी उसमें। तो मलेरिया, इसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम, स्पीशीज़ इसका पैथोजन है 4 स्पीशीज़ है, 3 स्पीशीज़ है। पहला प्लाज्मोडियम विविक्स, प्लाज्मोडियम फ्लेसीबेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। सबसे डेंजरस है आपकी प्लाज्मोडियम फ्लेसीबेरम। ठीक है, वेक्टर चाहिए होता है इसे ट्रांसमिट करने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? फीवर और चिल, मतलब ठंड लगेगी और फीवर होगा। अब इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है? लाइफ साइकिल में पर्सन को सबसे पहले क्या होगा कि कोई प्लाज्मोडियम जो है किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो इसके प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हो गए। एक आपका होस्ट
ठीक है। जब कोई मॉस्किटो जिसके अंदर इसके अंदर इसके स्पोरोजोइट्स है वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, तो ये जो इन्फेक्शन फॉर्म है स्पोरोजोइट वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली लीवर सेल में और वहाँ पर जाकर बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, स्पोरोजोइट फिर वहाँ से ब्लड में रिलीज होगा। देन दे एंटर इनटू द आरबीसी। ठीक है, और फर्दर मल्टीप्लाई बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आरबीसी में बर्स्ट होगा और दूसरे आरबीसी को हार्म करेगा। साथ ही साथ ये टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करेगा, दैट इज हीमोजीन। ठीक है, और इसी की रिलीजमेंट के बाद पेशेंट को फीवर और चिल मतलब ये सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आरबीसी में आपके जो स्पोरोजोइट्स थे वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ अ सेक्सुअल स्टेज। फिर गैमेटोसाइट्स मल्टीप्लाई करेंगे और जब डिजीज पर्सन को कोई फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बाइट करेगा तो उसके अंदर ये गैमेटोसाइट जाएंगे और वहाँ पर वो फर्टिलाइज करेंगे। मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट फर्टिलाइज करेंगे और वो भी कहाँ पर, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, और क्या बनाएंगे, स्पोरोजाइट। अब ये स्पोरोजाइट सलाइवरी ग्लैंड में मूव करेंगे और वहाँ से देन नेक्स्ट किसी हेल्दी पर्सन को अटैक करेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, पहले क्या हुआ आपका, इस डायग्राम से देख लो। पहले क्या हुआ कि एनाफिलस मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया। ठीक है, उसने क्या वहाँ पे रिलीज किया, स्पोरोजोइट विच इज़ अ इन्फेक्शियस स्टेज। वहाँ पर वो पैरासाइट मल्टीप्लाई करने लगा, ह्यूमन बॉडी में मल्टीप्लाई करने लगा इन द लीवर सेल बाई एसेक्सुअल। ठीक है, और वहाँ पर वो बर्स्ट हो गया, वहाँ से वो रिलीज हुआ ब्लड में। अब वो ब्लड सेल में आरबीसी में मल्टीप्लाई करने लगा एसेक्सुअली और वहाँ से वो बर्स्ट कर टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज किया, दैट इज हीमोजीन, जिसकी वजह से फीवर और चिल फील होगा। ठीक है, अब क्या होगा, आरबीसी में जो स्पोरोजोइट है वो गैमेटोसाइट में चेंज हो जाएंगे विच इज़ अ सेक्सुअल स्टेज। और जब कोई फीमेल एनोफिलस उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो वहाँ से वो उसके इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ पे वो फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, गैमेटोसाइट दोनों है, मेल और फीमेल, वो फर्टिलाइज करेगा, मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के माउथ में जाएगा और वहाँ पर रहेगा, सलाइवरी ग्लैंड में रहेगा और वहाँ से जब कोई दोबारा वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसकी बॉडी में जाकर स्पोरोजोइट रिलीज हो जाएगा और ऐसे लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी